नमस्कार दोस्तों। तो हम इतिहास लेखन परंपरा में आगे 11 नंबर वीडियो पढ़ने जा रहे हैं और इतिहास लेखन परंपरा का संभवतः ये अंतिम वीडियो होगा। लेकिन इसके बाद हम इतिहास लेखन परंपरा में जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने अपना इतिहास खंड जो इतिहास है हिंदी सहायता का वर्ग इतिहास उसको 16 खंडों में प्रकाशित किया है, उसको हम एक क्लास में पढ़ेंगे 16 के 16 खंड इससे अगले वीडियो में। तो वैसे अभी जो अन्य राइटर हैं जिन्होंने एक एक पुस्तकें लिखी इतिहास संबंधी, उनको इस वीडियो में कर जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, गणपति चंद्रगुप्त ने क्या लिखा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपति चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था कब, पता होना चाहिए, 1928 में जन्मे थे गणपति चंद्रगुप्त। वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले, गौर कीजिए, वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले 1965 में लिखा कभी, और वो 100 साल पहले 1865 में कभी बाल मुकुंद गुप्त तरीके से जन्मता है। 1865 में 100 साल बाद वैज्ञानिक इतिहास लिखा जाता है। 1965 में वैज्ञानिक भी गुप्त तरीके से काम करते हैं। यहाँ गणपति चंद्रगुप्त ने गुप्त तरीके से वैज्ञानिक बन गया, वो वैज्ञानिक इतिहास लिख दिया 1965 में। गौर कीजिए, गणपति चंद्रगुप्त का जन्म 1928 में हुआ था। 1928 में जन्मा था कौन, गणपति चंद्रगुप्त। वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाला 1928 में जन्मता है। अब बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं किस तरह, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को जो वैज्ञानिक होगा 28 तो उसमें आएगा ही, जो वैज्ञानिक होगा उसमें विज्ञान दिवस का 28 तो आएगा ही, इसलिए 28 में जन्मा था। 28 तारीख को ही विज्ञान दिवस मनाते हैं, इसलिए 28 सन को ही जन्मा था कौन, गणपति चंद्रगुप्त। वैज्ञानिक इतिहास लिखता है गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा, क्या लिखा, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन। रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन लिखा था। रस सिद्धांत लिखने वाला पुस्तक डॉक्टर नगेंद्र थे, लेकिन एक रस सिद्धांत पुस्तक नंद दुलारे वाजपेयी की भी है। दोनों की बात करूंगा मैं। यहां इन्होंने रस सिद्धांत नगेंद्र की पुस्तक का दोबारा विवेचन किया, किसने, गणपति चंद्रगुप्त ने डॉक्टर की पुस्तक का रस सिद्धांत का दोबारा विवेचन किया, वो भी गुप्त तरीके से। तो रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये भी इनका एक पुस्तक का नाम है। और गणपति चंद्रगुप्त वो थे जिन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया और आदिकाल का प्रारंभ 1184 से किया। 1184 से किया। तो आदिकाल का आगाज गणपति चंद्रगुप्त कहां से मानते हैं, जिन्होंने प्रारंभिक काल कहा था आदिकाल को, प्रारंभिक काल कहा था आदिकाल को, शून्य काल कहा था आदिकाल को। कंफ्यूज हो रहे हैं सर ऐसा तो मिश्र बंधुओं ने कहा होगा। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है कि बंधुओं आ भी जाओ, आरंभिक काल में बंधुओं आ भी जाओ। यहां पैप पति ने पैप प्रारंभिक काल कहा था, पैप पति ने पैप प्रारंभिक काल कहा था, शून्य काल कहा था आदिकाल को। गणपति ने, बताइए, पति पत्नी के आगे शून्य हो जाता है कि नहीं होता, पति तो पत्नी के आगे शून्य ही हो जाता है तरीके से। आजकल तो यही चलता है, शून्य होता है, पत्नी नहीं होती शून्य, पति हो जाता है, चुपचाप साइलेंट मोड में चला जाता है, इसलिए शून्य काल कह दिया। पैप पति ने पैप प्रारंभिक काल कह दिया। उस प्रारंभिक काल शून्य काल को का आगाज मानते हैं आदिकाल का 1184 से ईस्वी से मानते हैं। 12वीं शताब्दी बोले तो 1184 ईस्वी से मानते हैं। ये पता होना चाहिए शुरुआत अच्छे विद्वान कहां से मानते हैं। राम कुमार वर्मा 750 विक्रमी संवत, शुक्ल साहब 1050 विक्रमी संवत। आगे बात की जाए मिश्र बंधु 700 ईस्वी से, 7 रहेंगे सन और बंधु। ग्रियसन मिश्र बंधु 700 विक्रमी संवत से, ग्रियसन 700 ईस्वी से, 700 ईस्वी से। वो शिवसेन सेंगर 770 विक्रमी संवत से। पता होना चाहिए, 1000 ईस्वी से। तो सब ऐसे इनकी बात पता हो, इसलिए बात करते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल का आगाज 1184 ईस्वी से किया। याद हो जाएगा, याद होता है, कैसे होता है सोचिए। शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला पति नहीं कवि मानता है गणपति। जहां पति होगा वहां शाली जरूर होगी। आज के बाद जहां पति होगा वहां शाली होनी चाहिए, शाली होनी चाहिए, शाली होनी चाहिए। आज के बाद शाली हो तो 5 सालियां हो, काम कम से काम नहीं चलेगा। क्योंकि शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित रास भी लिखा और भारतेश्वर बाहुबली रास भी लिखा। मैंने कहा भारतेश्वर बाहुबली रास बोलिए, बाली नहीं, बली नहीं, भरतेश्वर बाहुबली रास नहीं, भरतेश्वर बाहुबाली। बाली है तो साली है, साली है तो बाली है। साली कितनी होनी चाहिए, 5।
तो पंच पांडव धृतराष्ट्र लिखा और 500 की 500 सालियों में बुद्धि होनी चाहिए, होनी चाहिए। बुद्धि रासो लिखा, बुद्धि रास लिखा, बुद्धि रास लिखा, ये पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए। बुद्धि रासो तो जलहन लिखेगा, बुद्धि रास लिखा, जैन काव्य लिखा। अब बात की जाए 1184 से आदिकाल के आगाज मानता है कौन? गणपति चंद्र गुप्त मानता है 1184 से। अच्छा बताइए, जहां पति जहां पति आए वहां साली आसी या ना आसी? किसे जहां पति आए, गणपति आए, वहां तो साली भद्र, साली आसी, पति आसी तो साली भी आसी, तो सन 1184। पति आसी और साली भी आसी तो सन 1184। सन 1184 तो साली भी आसी और पति भी आसी, पति भी आसी, पति भी आसी और साली भी आसी, तो सन 1184। ऐसे लैंग्वेज बनाइए, लैंग्वेज तय कीजिए, अपने आप सेट हो जाएगा। 2 बार करके देखिए ऐसे, पति आसी साली आसी 1184, 1184 साली आसी पति आसी, ऐसे सेट कीजिए। आगे बात करते हैं, क्या साली भद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने ही पहला कवि माना? नहीं साहब, शिव कुमार शर्मा ने भी हिंदी साहित्य की युग और प्रवृत्तियां लिखने वाले 86 में इनका ग्रंथ आता है, 86 में हिंदी साहित्य की युग और प्रवृत्तियां 1986 में आता है। इन्होंने भी, शिव कुमार ने भी साली भद्र को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया। सहज शिव कुमार ने सहज साली भद्र को मान लिया था, सहज शिव कुमार ने सहज साली भद्र को मान लिया था। हो सकता है शिव कुमार पति की साली हो, वो शिव की साली हो, शिव की साली हो सकती है, शिव की साली, साली भद्र सूरी को शिव कुमार शर्मा भी मानता है। हिंदी साहित्य की युग और प्रवृत्तियां, युग हिंदी साहित्य का युग था वो शिव भगवान का युग था। वो युग किसका था? शिव का युग था। इसने लिखा है ग्रंथ। अब बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल का आगाज माना, आदिकाल को आदिकाल नाम से अभिहित कर दिया, समर्थन कर दिया। डॉक्टर नगेंद्र जो है वो सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मान लेते हैं। राहुल शाक्त्यान ने जिस कवि का नाम सुझाया, सरहप्पा, सरहपाद या राहुल भद्र या सरोज वज्र, उसी को पहला कवि मान लिया, समर्थन प्रदान कर दिया। बात भी सही है, लेकिन इन्होंने लिखा क्या? क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में आता है, संपादन करते हैं ये, और कहते हैं कि लाला हरदयाल ने दया की। डॉक्टर को दया आती नहीं है, आनी चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र, हरदयाल साथ में था, हरदयाल ने दया की, दया डॉक्टर को आनी नहीं चाहिए, आनी चाहिए, आती नहीं है, दोनों ने किया। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में संपादित किया था, लिखा नहीं था, खुद ने लिखा नहीं था, संपादन करता है, संपादन करते हैं। इन्होंने क्या लिखा? रस सिद्धांत लिखा, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। रस सिद्धांत लिखा 1964 में रस सिद्धांत लिखा। रीति काव्य की भूमिका 48 में। डॉक्टर नगेंद्र ने नागरी प्रसारण सभा काशी के अंदर जो रीति काव्य है ना, 6ठा भाग है, उसका संपादन नगेंद्र ही करते हैं। तो रीति काव्य की भूमिका 1948 में पीएचडी की थी डॉक्टर ने। नगेंद्र ने पीएचडी किस रचना पे की? रीति काव्य की भूमिका के ऊपर की। तो रीति काव्य की भूमिका 48 में है। डॉक्टर अड़ गए 48 में। डॉक्टर नगेंद्र भूमिका लिखने के लिए अड़ गए 48 में कि भूमिका लिख के जाऊंगा, मैं पीएचडी करूंगा। अड़ गए 48 में, लिख दिया। एक पुस्तक रस सिद्धांत 1964 में, एक पुस्तक रस सिद्धांत नंद दुलारी वाजपेयी की है। 1900 आगे आएगी, वो आगे आएगी, 1970 में आएगी। बात करेंगे हम हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारी वाजपेयी की। नया साहित्य नए प्रश्न, नंद दुलारी वाजपेयी की है। तभी रस सिद्धांत नगेंद्र वाली याद हो। नगेंद्र डॉक्टर है, नगेंद्र डॉक्टर है। हम इस बात का ध्यान रखना होगा, साहित्य में डॉक्टर एक ही बोलेंगे हम, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर एक ही होगा, डॉक्टर नगेंद्र। होने को तो बच्चन भी है, होने को तो और भी है, लेकिन हम डॉक्टर एक को ही बोलेंगे अपनी भाषा में, नगेंद्र को। डॉक्टर का मतलब ही नगेंद्र होगा। अब बात की जाए कि डॉक्टर नगेंद्र जो है, इन्होंने रस सिद्धांत कब लिखा? 1964 में। मान लीजिए रस सिद्धांत आ गया, ऑप्शन में नगेंद्र ना हो तो नए वाला नगेंद्र नहीं होगा, तो नए वाला नंद दुलारे होगा। रस सिद्धांत नाम से उसने भी लिखा, आगे लिखा, बात करेंगे अभी हम। तो नए वाला नगेंद्र ना हो तो नए वाला नंद दुलारे वाजपेयी होगा। आगे बात कर लेंगे। ये 1964 में याद कैसे करें? आप सोचिए डॉक्टर के पास दांत दिखाने गए, रस सिद्धांत में दांत है। दांत दिखाने किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। दांत कितने होते हैं? सिर्फ 32 होते हैं। अब किसी ने हमारी पूरी 32 ही तोड़ दी दांतों की, तो डॉक्टर से सारे के सारे 32 दांत लगवाएंगे? नहीं लगवाएंगे। तो 32 दांत तोड़ दिए, 32 दांत लगवाने पड़े। 32 और 32 होते हैं 64। तो लिखा कब? 64 में लिखा साहब, जोड़िए बातों को। 64 में लिखा
कौन सा? नगेंद्र ने लिखा रस सिद्धांत। अब बात करते हैं, नगेंद्र 1915 में जन्मा था। नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा क्या? रस सिद्धांत। और वो कब लिखा? नंद दुलारे वाजपेयी ने जो रस सिद्धांत लिखा वो लिखा 1977 में। 77 में रस सिद्धांत लिखने नंद दुलारे साथ साथ में दांत तोड़ते हैं। और इन नंद दुलारे वाजपेयी दुलारा आदमी होता है, दुलारा आदमी होता है। उसके दांत बताइए छोटे बच्चे के, दुलारे बच्चे के दांत जो आते हैं, दूधिया दांत होते हैं, कितने होते हैं? साइकोलॉजी कहती है 20 होते हैं। कितने होते हैं? 6 महीने में ये दांत निकल जाते हैं सारे। 20 दांत होते हैं। दुलारे बच्चे के दांत कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। इसीलिए लिखा, क्या लिखा इन्होंने? हिंदी साहित्य क्या लिखा? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी लिखा, क्योंकि नंद दुलारे ने 20वीं शताब्दी लिखा, रस सिद्धांत लिखा। तो दांत जो है वो दुलारे के कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, 20 होने चाहिए या 42 होने चाहिए, 20 होने चाहिए। 42 में लिखा था क्या ये? और एक लिखा नया साहित्य नए प्रश्न। इंपोर्टेंट है तीनों ही रचनाएं। नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य, नए नंद दुलारे ने नया साहित्य लिखा। नए दांत आते हैं दुलारे के, नए प्रश्न आते हैं। 55 में लिखा पै प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न, नए साहित्य नए प्रश्न, पै प्रश्न पै 55 में लिखा। लेकिन नए दांत आए, दूधिया दांत आए नंद दुलारे के कि नहीं आए? तो नए प्रश्न लिख दिए। 20 दांत आए, 20वीं शताब्दी लिख दी। और दांत आए तो रस सिद्धांत लिख दिया। लेकिन रस सिद्धांत महत्वपूर्ण किसका है? नगेंद्र का, नगेंद्र का है। तो हमें इतनी बातें जाननी होगी किसके बारे में? नंद दुलारे वाजपेयी, जो सौष्ठववादी आलोचना के जनक कहे जाते हैं, सौष्ठववादी आलोचना के जनक कहे जाते हैं। अब राम खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे ने क्या लिखा? राम खिलावन पांडे ने हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखा। राम खिलावन पांडे ने लिखा खेल 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 खेला राम खिलावन ने, खेल खेला होगा राम खिलावन ने, खेल खेला होगा, नया खेल खेला होगा, नया खेल खेला होगा, इसीलिए नया इतिहास लिखा होगा। नया खेल खेलते हैं राम खिलावन। और राम खिलावन जो है नया खेल क्या खेलते हैं कि खेल खेल में 9 को 6 बनाते हैं, 6 को 9 बनाते हैं। तो कब लिखा ये? हिंदी साहित्य के नए इतिहास 1969 में। खेल खेल में राम खिलावन नए खेल में 9 को 6 बनाते हैं, 6 को 9 बनाते हैं। ये खेल खेल में लिखा और 1969 में लिख दिया। आगे आते हैं किशोरीलाल गुप्त। किशोरीलाल गुप्त ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास। ऐसा काम, हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास, ऐसा काम कोई किशोर ही कर सकता है, बूढ़े आदमी के बस की बात नहीं है। पूरे इतिहासों का इतिहास लिखने का काम तो एक किशोर आदमी कर सकता है। ऐसे इतिहासों का इतिहास लिखते समय शोर मचा दिया कि मैं लिखने जा रहा हूं हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास, सभी इतिहासों का मैं एक इतिहास लिख रहा हूं, ऐसा शोर मचाया किशोरीलाल ने। किशोरीलाल गुप्त ने वही है जो ग्रीसन को जो है तवज्जो देते हैं। प्रथम सच्चे अर्थों में पहला इतिहास कहते हैं उनके ग्रंथ को, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर को। वही किशोरीलाल गुप्त हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले वही किशोरीलाल गुप्त हैं। क्या लिखा? हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास लिखा 1978 में। कोई सन काम के नहीं। रचना का नाम पता हो, रचना का नाम पता हो। एक है नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में लिखा। देखिए आप सोचिए, विलोचन में लोचन है, विलोचन में लोचन है मतलब आंखें हैं। आंखों से दर्शन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? आंखों से अच्छे दर्शन करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन अच्छे दर्शन करेंगे तो ठाठ होंगे 1960 में, ठाठ होंगे 1960 में। तो ये पता होना चाहिए। 1960 में लिखा आधुनिक, आधुनिक साहित्य आगे ने लिखा, आधुनिक साहित्य आगे ने लिखा, आगे ने आधुनिक साहित्य लिख दिया। आधुनिक साहित्य किसने लिखा? आगे ने लिखा। साहित्य की झांकी सत्येंद्र लिखता है, गौरीशंकर सत्येंद्र, सत्येंद्र ने साहित्य की झांकी लिखा। सत्येंद्र जो है गौरीशंकर को, गौरीशंकर सत्येंद्र, एक और है गौरीशंकर, वो अलग है, उसकी बात हम करेंगे। गौरीशंकर सत्येंद्र, गौरीशंकर सत्येंद्र लिखते हैं साहित्य की झांकी। गौरीशंकर को सत्येंद्र में सत्य है, ये सत्य है। सत्येंद्र कहता है कि सत्य है कि गौरीशंकर को झांकती है साहित्य से। झांकती है कि नहीं झांकती? गौरीशंकर को देखने के लिए झांकती है, जंगलों से झांकती होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि गौरी ने, पार्वती ने शंकर भगवान को झांका होगा, देखा होगा जब पहली बार बारात लेके आए थे,
झांक कर देखा होगा ये बात सत्य है कि नहीं है, ये बात सत्य है। तो गौरीशंकर सत्येंद्र लिखते हैं साहित्य की झांकी, और गौरीशंकर द्विवेदी, गौरीशंकर द्विवेदी लिखते हैं सुकवि सरोज, सुकवि सरोज, याद रखिएगा, सुकवि सरोज, सरोज है वो गौरी है, गौरी है वो सरोज है, सुकवि है तो शंकर है, शंकर सुकवि है, सरोज गौरी है, ऐसे याद रखिए, वरना ऐसे रखिए शंकर सुकवि शंकर सरोज, शंकर सुकवि शंकर सरोज। लेकिन सत्येंद्र आ जाएगा तो ये बात सत्य है कि गौरी झांकती थी, गौरी शंकर को देखने के लिए जंगलों से झांकती होगी, झांकती होगी, झांकती होगी ब्राह्मण से, ऐसे पता हो साहित्य की झांकी। हिंदी साहित्य एक परिचय, ये लिखने वाला त्रिभुवन सिंह था। हिंदी साहित्य एक परिचय, हिंदी साहित्य एक परिचय, ये लिखने वाला त्रिभुवन था। कौन था? त्रिभुवन ने ये लिखा हिंदी साहित्य तीन परिचय, त्रिभुवन ने लिखा कि हिंदी साहित्य एक परिचय, त्रिभुवन ने तीन परिचय नहीं लिखा, त्रिभुवन ने तो हिंदी साहित्य एक परिचय लिखा साहब, एक परिचय लिखा। मैं आगे और बोलता हूं, लक्ष्मी सागर वाराणसी ने क्या लिखा? लक्ष्मी सागर वाराणसी ने वो जो ही गारसा तासी के इतिहास का हिंदू साहित्य के इतिहास नाम से संपादन किया, वही लक्ष्मी सागर वाराणसी ने क्या लिखा? क्या लिखा? साहित्य के हिंदी साहित्य इतिहास और साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य इतिहास लिखा इन्होंने, इतिहास और साहित्य इतिहास लिखा, साहित्य इतिहास, साहित्य का इतिहास, साहित्य और साहित्य इतिहास, साहित्य और साहित्य का इतिहास, इसको डिवाइड करें तो साहित्य और साहित्य इतिहास। साहित्य तो छोटा होता है, साहित्य तो छोटा होता है, और साहित्यों का इतिहास, साहित्य इतिहास, साहित्य का इतिहास बड़ा होता है। एक साहित्य लिख दिया फिर साहित्य का इतिहास लिख दिया, ये बड़ा काम किया, विशाल काम किया, सागर की तरह विशाल था। साहित्य होता छोटा होता, साहित्य के साथ साहित्य का इतिहास भी लिख दिया, बड़ा हो गया, सागर की तरह बड़ा हो गया। लक्ष्मी सागर वाराणसी ने लिखा था, लक्ष्मी सागर वाराणसी ने लिखा था। और बात की जाए तो हम महिलाओं की बात करते हैं, तो महिला थी कौन? सुमन राजे ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में लिखा। 2003 में कोई लिखेगा तीन काम बिगाड़ेगा, 2003 में तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन में काम कोई बिगाड़ेगा, कोई काम बिगाड़ेगा तो वो आधा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। सुमन राजे, ये मुझे राजे नाम भी आधा ही लगता है, ऐसे राजेश होता पूरा होता, राजेश्वर होता पूरा होता, तो राजे नाम तो आधा ही है, यूं दिखने में ही आधा है। तो सुमन राजे ने लिखा, सुमन का मन नहीं लगा होगा, आधा मन लगा होगा, तो क्या लिखा? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आगे एक इतिहास और भी है, क्या? ओझल नारी का इतिहास, ओझल नारी का इतिहास निर्जा माधव लिखती है, 2013 में आता है, नवीनतम है। ओझल नारी का इतिहास कौन लिखती है? निर्जा माधव। क्या हम कहते हैं ना कि जा मर जा, ओझल हो जा, जा निर्जा, ओझल हो जा, जा, तेरा यहां कोई काम नहीं है। ओझल नारी का इतिहास, निर्जा जा, ओझल हो जा, जा। ओझल नारी का इतिहास, निर्जा माधव, निर्जा जा, ओझल हो जा, तेरा यहां कोई काम नहीं है, 2013 में लिखा था, 2013 में लिखा था, याद रखना इस बात को, 2013 में लिखा था। आगे बात करते हैं, क्या? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास लिखने वाली नीलाभ महिला है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ ने लिखा था, नीलाभ, नीलाभ। आप बताओ, लिखित लिखित हो तो ठीक बात है, मौखिक होगा, कोई इतिहास मौखिक होगा तो उससे कोई लाभ होगा? नीलाभ, कोई लाभ नहीं। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, मौखिक बातों से कोई लाभ नहीं हो सकता, इतिहास में कोई लाभ नहीं हो सकता, नीलाभ, कोई लाभ नहीं, नीलाभ ने लिखा। और ओझल हो जा, जा निर्जा जा, ओझल हो जा, जा, तेरा यहां कोई काम नहीं, 2013 में लिखा। आधा इतिहास सुमन राजे 2003 में, इतना बताओ। अब एक एडविन ग्रिव्स है, एडविन ग्रिव्स क्या लिखते हैं? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ग्रिव्स गिर गया होगा, स्क्रैच लग गए होंगे, ग्रिव्स गिर गया तो उसे क्या लग गए? स्क्रैच लग गए होंगे। और एक है द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK वाला क्या लिखता है? हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK लिखता है। अब आता है एक शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कितने वर्ष? 80 वर्ष। चौहान 40 वर्ष लिखता है कि 80 वर्ष? चौहान 40 वर्ष नहीं लिखता, 80 वर्ष लिखता है।
80 वर्ष लिखता है। एक है नामवर सिंह। नामवर सिंह क्या लिखते हैं? इतिहास और आलोचना, हिंदी साहित्य और आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज, आलोचनात्मक रचनाएं हैं, पता होनी चाहिए। दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, बकलम खुद। ये क्या है? आधुनिक साहित्य की युग और प्रवृत्तियां, आधुनिक साहित्य की युग और प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य की युग प्रवृत्तियां, शिव कुमार शर्मा। आधुनिक साहित्य की युग और प्रवृत्तियां, आधुनिकता में नाम चला इस युग में, आधुनिकता के युग में नाम चला नामवर सिंह का, नाम चला था नामवर सिंह का। बताइए, नामवर सिंह के नाम पे सारी बात सेट करते हैं कैसे? आप सोचिए कि मैंने कहा दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, नए प्रतिमान। नामवर सिंह का नाम नया था कि दूसरा था? ये बात बकी थी खुद ने ही, बकलम खुद, कि मेरा नाम नया है, मेरा नाम दूसरा है। नामवर सिंह कहता है एक नाम इधर इतिहास का है, एक नाम इधर आलोचना का है, एक नाम इधर हिंदी साहित्य का है, एक नाम इधर आलोचना का है। तो एक नाम इधर हुआ, एक नाम आलोचना का इधर हुआ, दूसरा दो नाम हो गए ना। एक इधर नाम इतिहास का हुआ, इधर आलोचना का, दो नाम हो गए ना। दूसरी परंपरा की खोज हो गई ना, नया नाम था, नए प्रतिमान लिख दिया ना। ये बात बकी थी खुद ने ही, अपना ही नाम लिया था, बकलम खुद। ये अभी बकलम खुद वाला तो फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। इसलिए महत्वपूर्ण चीजें हमें पता होनी चाहिए। मैंने बहुत सी बातें बोली है, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। तुम पहली बात कर रहे हैं क्या? एक सेकंड के लिए वेट फॉर रिस्पॉन्ड करते हैं, वेट फॉर रिस्पॉन्ड करते हैं। आने दीजिए, पेज नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या, सबसे पहले बात करते हैं गणपति चंद्रगुप्त ने क्या लिखा। मैं बोल चुका हूं, फटाफट लिखते हैं वह सब। गणपति चंद्रगुप्त जो है, इन्होंने क्या क्या लिखा? इन्होंने लिखा क्या? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इतने ग्रंथ अगर हम याद कर लेंगे तो मेरा मानना है कि आप कोई भी एग्जाम दोगे, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में, जो सन काम की होगी 5-7 की वो बता दूंगा सारे, बाकी कचरा है उसका नाम पता हो, सन नहीं आता। 1965 में लिखा, बिल्कुल साहब। और क्या लिखा? ये तो इतिहास ग्रंथ था। और इन्होंने क्या लिखा? रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, रस सिद्धांत पुनर्विवेचन, ये लिखा। ठीक है साहब, लिख दिया। और बताओ, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये लिख दिया। और क्या देने? और हम बात करेंगे नोट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? शालिभद्र सूरी को। हिंदी का प्रथम कवि, शालीपति है तो शाली होगा, शाली जरूर होगी, शालिभद्र सूरी को माना, सूरी को माना। ठीक है, होगी बात। और बताओ, और इनकी और लिखेंगे एक बात नोट लगा करके, क्या लिखें? आदिकाल को प्रारंभिक काल, शून्यकाल कहा, तो हम लिख देंगे आदिकाल किस काल का प्रारंभ कहां से माना? आदिकाल का प्रारंभ 1184, पति 80 तो साली भी 80, तो सन 1184 भी 80, 1184 ईस्वी से माना है, ईस्वी से माना है। मैं आपके लिए आधार तैयार कर रहा हूं आने वाली क्लासों का, अब आपके दिमाग में अपने आप आएगी बातें। इसके बाद मैं कहूं कि एक बात और लिखनी है,
शिव कुमार शर्मा ने भी, शिव कुमार शर्मा, इनका ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य की युग व प्रवृत्तियां। हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की युग, हिंदी साहित्य का युग व प्रवृत्तियां। क्या हो गया? हिंदी साहित्य का युग व प्रवृत्तियां, ये इन्होंने ग्रंथ लिखा 86 में आता है, ये कोई खास बात नहीं, 1986 में। तो शिव कुमार शर्मा ने ये लिख दिया, ने आगे लिख देंगे, ने भी साली भद्र सूरी को, साली भद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना, प्रथम कवि माना। तो गणपति के साथ इसकी बात भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है साहब, जोड़ दिए। और बताओ कुछ आगे और बात क्या आती है? अब अगला व्यक्ति बात करते हैं हम, डॉक्टर नगेंद्र। क्या हमने कल बात कर ली इसकी? नहीं की, तो शायद नहीं की है। डॉक्टर नगेंद्र ने कौन सा इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास संपादन किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादन 1973 में। हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास 1973 में, ठीक है साहब। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, वरना हम एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो हिंदी से ये हो गया। अब इसका संपादन किसने किया? इतिहास का संपादन हरदयाल के साथ, हरदयाल, लाला हरदयाल, हरदयाल के साथ किया, साथ मिलकर किया, डॉक्टर नगेंद्र ने मिलकर किया। दया नहीं आती डॉक्टरों को, हरदयाल के साथ मिला डॉक्टर, दया नहीं आई। अब आगे आता है, और भी अन्य भी है क्या? बिल्कुल साहब, रस सिद्धांत है, रस सिद्धांत है। एक व्यक्ति की बत्तीसी टूट गई तो डॉक्टर नगेंद्र के पास आया, रस सिद्धांत में दांत है, दांत टूट गई, बत्तीसी टूट गई, आया तो डॉक्टर ने फिर 32 और लगा दिए, तो 32 पहले थे, 32 बाद में लग गए, तो 64 हो गए। कब लिखा? 1964 में, ठीक है, ये रस सिद्धांत लिखा। अब आगे की बात क्या आती है? आगे की बात आती है, इन्होंने और क्या लिखा? इन्होंने लिखा रीति काव्य की भूमिका। सबसे पहले इन्होंने पीएचडी की थी, इसलिए रीति काव्य की भूमिका लिखते हुए अड़ गए थे 48 में। डॉक्टर की पीएचडी करूंगा मैं, भूमिका पर क्या करूंगा? रीति काव्य की भूमिका पर, रीति काव्य की भूमिका पर पीएचडी करूंगा, अड़ गए 48 में। रीति का मतलब होता है तरीका, कि मैं डॉक्टर की पत्ती के ऊपर क्या करूंगा? डॉक्टर बनूंगा, पीएचडी करूंगा। इस रीति के ऊपर अड़ गए थे 48 में, ये 48 में आती है। डॉक्टर नगेंद्र ने और भी लिखा है, बहुत से यात्रा वृत्तांत भी है, तंत्रलोक से यंत्रलोक, प्रवासी की यात्राएं भी है। इन्होंने जो है चेतना की भी एक संस्मरण भी लिखा है। तो नगेंद्र की बातें होती रहेगी। मैं यात्रा वृत्तांत लिख देता हूं इनका, एक यात्रा वृत्तांत का क्या पता आपके कब काम आ जाए। कौन सा लिखा है? डॉक्टर ने लिखा यंत्रलोक से तंत्रलोक या तंत्रलोक से यंत्रलोक, एक ही बात है कि आ जाओ, यंत्रलोक ये तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, मुझे लगता है तक ये लिखा। और लिखा अप्रवासी की यात्राएं, अप्रवासी की यात्राएं। आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रवासी की डायरी। प्रवासी की डायरी जो है, जो प्रवासी की डायरी है वो किसकी है? प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन की है। प्रवासी की गीत नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह है, नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह है। अप्रवासी की यात्राएं, तंत्रलोक से यंत्रलोक गए, यंत्रलोक से तंत्रलोक गए, यात्राएं की होगी अप्रवासी वर्ग किसने?
डॉक्टर तो जाते ही है इस गांव से उस गांव, इस लोक से उस लोक, जाता ही है। अब ये हो गए नगेंद्र जी। अब बात आती है आगे, क्या आगे आते हैं साहब नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी, तो नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? वाजपेयी ने क्या लिखा? रस सिद्धांत लिखा, बिल्कुल लिखा साहब, 77 में लिखा। नंद दुलारे के दांत जो थे वो क्या थे? दूधिया दांत थे, नए नए दांत थे। तो फिर इन्होंने भी क्या लिख दिया? रस सिद्धांत लिखा। लेकिन उसके बाद में लिखा, नगेंद्र के बाद में नंद आते हैं, नगेंद्र के बाद में नंद आते हैं। इन्होंने जो रस सिद्धांत लिखा तो दूधिया दांतों का बच्चा था, नंद था, दुलारा बच्चा था, दुलारे का सब साथ देते हैं। 1977 में साथ में लिख दिया था। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, कौन सा? 2 ग्रंथ और महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। दुलारे के दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20 होते हैं। इतना पता हो काम चल जाएगा। दुलारे के दूध के दांत 20 होते हैं, 20वीं शताब्दी, कोई खास बात नहीं। 42 में लिखा था, 42 में लिखा था, कोई खास बात नहीं। इसके बाद है क्या? नया साहित्य, नए नंद ने नया लिखा, नया साहित्य लिखा। और नए नए दांत थे, नए प्रश्न, नए नए दांतों से दुलारे आदमी ना कि दांत, दूधिया दांत नए नए थे, नए नए प्रश्न किए। पै प्रश्न पै 55 में लिखा था, पै प्रश्न पै 55 में लिखा था। ये बात तीनों पता होनी चाहिए किसकी? नंद दुलारे वाजपेयी की। यहां लिखेंगे क्या? इन्हें सौष्ठववादी आलोचना का जनक कहते हैं। आने वाले एग्जाम में टपक जाएगा प्रश्न। इन्हें क्या कहते हैं? सौष्ठववादी, सौष्ठववादी भी लिखा आ सकता है, या सौंदर्यवादी भी लिखा आ सकता है, सौंदर्यवादी, या छायावादी भी लिखा आ सकता है, एक ही बात है। स्वरूपवादी भी आ सकता है। छायावादी आलोचना का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जनक कहते हैं साहब, जनक कहते हैं। ये लिखा आ सकता है, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में इतनी बात पता होनी चाहिए। आवाज आपके सामने मेरे हिसाब से आ रही होगी आपके पास प्रॉपर रूप से। जी हाँ, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है आ रही है। आगे पानी पी के आगे चलते हैं। आगे आता है साहब राम खिलावन पांडे। हम बात कर चुके हैं, आप बताते रहिए। राम खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे ने, या पांडे लिख दो, पांडे। इन्होंने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का नया इतिहास, नया खेल खेलेंगे राम खिलावन। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखा। और क्या नया खेल खेला? क्या नया खेल खेला राम खिलावन ने? राम खिलावन ने जो नया खेल खेला था, ये खेल खेला। क्या खेल खेला? कि देखते हैं 9 को पलट के देखते हैं, 6 को पलट के देखते हैं, खेल बन जाएगा। 9 को पलटा, खेल में 6 बना, 6 को खेल में राम खिलावन ने पलटा, 9 बन गया। ये अब लिखा गया था। अगला राइटर कौन सा आता है? हम बात करेंगे किशोरीलाल गुप्त की। क्या हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास, ऐसा इतिहासों का इतिहास लिखते समय शोर मचाया था किशोर ने, शोर मचाया था। और इतिहासों का इतिहास लिखने का काम तो बूढ़ा आदमी नहीं कर सकता, कोई किशोरी करेगा। किशोरीलाल गुप्त ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास, हिंदी साहित्य के, यही लिख देते हैं, वहां पूरा नहीं आएगा। हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास किशोर आदमी लिख सकता है, बूढ़े आदमी या बच्चे के बस की बात नहीं है। 1978 में आता है कोई सन काम का नहीं, नाम काम का है। इसके बाद बात की जाए किसकी? इसके बाद बात करते हैं तिरुभुवन सिंह की। किसकी? तिरुभुवन सिंह की बात करते हैं। तिरुभुवन सिंह ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य, एक परिचय के 3 परिचय। तिरुभुवन ने 3 परिचय नहीं दिए, 1 परिचय दिया। तिरुभुवन ने 3 परिचय नहीं दिए, 1 परिचय दिया। क्या दिया? ये दिया क्या? हिंदी साहित्य एक परिचय, ये दिया साहब। हिंदी साहित्य
एक परिचय दिया कि 3 परिचय दिया त्रिभुवन ने? एक परिचय दिया, तो इसका हमें पता होना चाहिए। और बताओ सर, और बात करते हैं किसकी? गौरी शंकर द्विवेदी। गौरी शंकर द्विवेदी ये क्या लिखते हैं? सुकवि सरोज। क्या लिखते हैं? सुकवि। सशंकर स सुकवि, सशंकर स सुकवि, सशंकर स सरोज, स सुकवि स शंकर स सरोज। तो गौरी शंकर द्विवेदी लिखते हैं। एक आपके कौन से? गौरी शंकर सत्येंद्र। सत्येंद्र सत्य बोलते हैं कि शायद वो झांकती होगी गौरी शंकर को देखने के लिए। कहां से? झांकी से। इन्होंने क्या लिखा? ये सत्य बात है कि झांकी होगी वो, इसलिए इन्होंने क्या लिखा? साहित्य की झांकी। क्या लिखा है? साहित्य की झांकी लिखा, झांकी लिखा। और भी हम लिखते जाएंगे और आगे देखते हैं। अब बंदा आता है कौन? नलिन विलोचन शर्मा। कौन आता है? नलिन विलोचन शर्मा। विलोचन में लोचन याद रखिएगा, लोचन से दर्शन करने चाहिए, लोचन से दर्शन करने चाहिए। क्या दर्शन करने चाहिए? क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। दर्शन करने पे ठाठ होते हैं तो सन 1960 होते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। मैंने हर बात में लॉजिक छोड़े लगभग। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इस बात को 2 बार रिपीट अवश्य कीजिएगा। लोचन से दर्शन करने पे ठाठ होते हैं तो सन 1960 होते हैं, सन 1960 होते हैं। ये पता होना चाहिए साहब। इसके बाद और बताइए साहब, इसके बाद बात की जाती है आगे की। आगे लिखता है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य लिखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य कौन लिखता है? आगे लिखता है आधुनिक हिंदी साहित्य लिखता है आगे। एक है उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा उद्भव और विकास। शायद हमने किया होगा, पीछे नहीं किया तो लिख लीजिएगा। इंपोर्टेंट आदमी है, इंपोर्टेंट आदमी है, आपको फंसा देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी में। हिंदी साहित्य नहीं, हिंदी भाषा उद्भव विकास। मैं भी गलत बोल गया शायद। हिंदी भाषा उद्भव विकास इसका है, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो हमें यहां मिस्टेक होती है, इसलिए बहुत गौर से देखना है। उदय नारायण तिवारी ने क्या लिखा? हिंदी भाषा उद्भव व विकास, हिंदी भाषा उद्भव व विकास लिखा, उद्भव व विकास लिखा। उदय, भाषा का उदय किया उदय नारायण ने, भाषा का उदय किया था किसने? उदय नारायण ने। याद रखना है। एक बंदा है कौन सा? मोहन अवस्थी, वो लिखता है हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास। मैं अब याद आ गया, ट्रिक से याद करवा दूंगा साथ साथ में। मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी क्या लिखते हैं? हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास, हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास। हिंदी साहित्य कॉमन शब्द सभी में आ रहा है। हिंदी साहित्य का क्या है? अद्यतन, मतलब आज का ताजा अद्यतन, अद्यतन इतिहास। अवस्थी अद्यतन लिखता है, अवस्थी अद्यतन, अवस्थी अद्यतन अवस्था को स्वीकारता है। अवस्थी अद्यतन को अवस्थी अद्यतन अवस्था को स्वीकारता है। तो अद्यतन इतिहास लिखने वाला कौन था? मोहन अवस्थी। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री लिखता है, सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास तो कौन है? सूर्यकांत शास्त्री है, सूर्यकांत शास्त्री है। क्या लिखा इन्होंने? इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, विवेचनात्मक इतिहास। आप सोचिए, हर बात विवेचना, शास्त्री लोग होते हैं, शास्त्री लोग होते हैं, वो हर बात पर क्या करते हैं? बहुत ज्यादा विवेचना करते हैं। बहुत ज्यादा विवेचना कौन करते हैं? जो शास्त्री लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? हर बात पर विवेचना करते हैं। अद्यतन अवस्थी अद्यतन अवस्थी अद्यतन अवस्थी अवस्थी अद्यतन। भाषा का उदय करेगा उदय नारायण। आधुनिक आगे होगा। दर्शन करेंगे लोचन से ठाठ होंगे 60 में। ऐसे पता होना चाहिए, ऐसे पता होगा तो अच्छे से 2 बार करने पे अपने आप दिमाग में सेट होने लग जाएंगे। एक जो था राम प्रसाद मिश्र, उसने लिखा हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास।
राम प्रसाद मिश्र, राम प्रसाद मिश्र। सर ये पहले बताया नहीं, अब बता रहा हूं साथ साथ, जैसे और याद आ रहे हैं तो उनको भी हम ले रहे हैं। हिंदी राम प्रसाद मिश्र क्या लिखते हैं? हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास, बिल्कुल ठीक बात, वस्तुपरक इतिहास। ये किसने लिखा? वस्तुपरक इतिहास राम प्रसाद मिश्र ने लिखा। आप सोच गौर कीजिए, राम का प्रसाद, राम का जो प्रसाद होता है वो किसी वस्तु के समान होता है कि नहीं होता? प्रसाद तो एक वस्तु ही होती है एक तरीके से। अगर प्रसाद कोई देता है, पतासा, खील, मखाना, लाडू, बूंदी कोई देता है, वस्तु ही है। तो प्रसाद, राम का प्रसाद किसके समान है? एक वस्तु के समान होना चाहिए, एक वस्तु के समान होता है, वस्तुपरक। राम का प्रसाद वस्तु होता है। जैसे हिंदी एक आगे आता है रामचंद्र तिवारी का आएगा हिंदी का गद्य साहित्य, एक गोपाल राय का आएगा हिंदी उपन्यास का इतिहास, हिंदी कहानी का इतिहास। तो हिंदी के उपन्यासों के इतिहास के बारे में, हिंदी की कहानी के इतिहास के बारे में राय दी थी गोपाल राय ने कि उपन्यास का इतिहास भी लिखो, आप कहानी का इतिहास भी लिखो। हिंदी का गद्य साहित्य, गद्य साहित्य लिखने वाला रामचंद्र तिवारी था। तो रामचंद्र तिवारी ने क्या लिखा? रामचंद्र तिवारी क्या लिखते हैं? तिवारी बारी बारी गिरेंगे गड्ढे में, तिवारी बारी बारी कहां गिर जाएंगे? गद्य के गड्ढे में गिर जाएंगे। तो हिंदी का गद्य साहित्य, हिंदी का गद्य साहित्य, तिवारी वारी वारी गद्य के गड्ढे में गिर जाएंगे। तिवारी वारी वारी कहां गिरेंगे? गद्य के गड्ढे में गिर जाएंगे, गद्दे के गड्ढे में गिरेंगे। तिवारी वारी वारी, बारी बारी, बारी बारी। अब आता है गोपाल राय। तो गोपाल राय ने क्या लिखा? गोपाल राय लिखते हैं क्या? गोपाल राय ने लिखा हिंदी उपन्यास का इतिहास, हिंदी उपन्यास का इतिहास, हिंदी उपन्यास का इतिहास और हिंदी कहानी का इतिहास। तो हिंदी उपन्यास का भी इतिहास लिख दो, हिंदी कहानी का भी इतिहास लिख दो। ऐसी राय देने वाला कौन था? हिंदी कहानी का इतिहास और उपन्यास का इतिहास लिख दो। ऐसी राय देने वाला गोपाल राय था। ऐसी राय देने वाला कौन था? गोपाल राय था। और बात करते हैं हम किसकी? हाँ सर बताइए किसकी? शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान ने 40 वर्ष लिखा कि 80 वर्ष लिखा? चौहान ने 40 नहीं, दुगना किया होगा। चौहान ने 40 का दुगना किया होगा। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। कितने वर्ष? 80 वर्ष, 80 वर्ष लिखा। 80 वर्ष लिखा चौहान ने, 40 नहीं लिखा, 80 वर्ष लिखा होगा। पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके बाद बात की जाए तो हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करें और किसी की तो बात आती है किसकी? यहां बात की जाए तो नगेंद्र की बात होगी। हम बात करते हैं महिला की। एक महिला है नीलाभ। नीलाभ, नीलाभ लिखती है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। क्या लिखती है? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। नया प्रश्न है, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। आप बताओ इतिहास को मौखिक बोलने पर कोई लाभ होता है क्या? मौखिक इतिहास लिखा नहीं गया, मौखिक रह गया होगा, मौखिक रह गया होगा। इसलिए मौखिक इतिहास से कोई लाभ नहीं है। नीलाभ, नीलाभ कोई लाभ नहीं है, नीलाभ को कोई लाभ नहीं है। आगे एक महिला, दो महिलाएं और भी हैं, फिर उनकी बात लगते हाथों कर लेते हैं। कौन कौन सी है? एक तो आपकी होगी सुमन राजे, एक है निर्जा माधव। तो निर्जा माधव इंपोर्टेंट है, तीनों ही महिलाएं इंपोर्टेंट है, महिलाओं वाली याद रखनी है, क्या पता कौन सी कब पूछ ले। तो निर्जा माधव ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य की ओझल नारी का इतिहास, हिंदी साहित्य की ओझल नारी का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास, ओझल नारी का इतिहास लिखा। ये कब लिखा? 2013 में आता, लेटेस्ट है 2013 में कि निर्जा जा, ओझल हो जा, जा मर जा, जा। तेरा यहां कुछ नहीं है, जा
तेरा यहाँ कुछ नहीं है, तेरा तेरा यहाँ कुछ नहीं है, ओझल हो जा, जा निर्जा जा, मर जा, जा, ऐसे याद रखना है। अगला बताइए, अगला आता है किसका, अगला है सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सुमन राजे क्या लिखती है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। मुझे तो इस राजे नाम ही आधा लगता है, नाम ही आधा लगता है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा इतिहास लिखा किसने, सुमन राजे ने, 2003। और हम याद रखना कि 3 हमेशा काम बिगाड़ता है, आधा कर देता है काम को। इसके बाद 2 जो है पाश्चात्य विचारकों के भी हैं, एक का नाम है एडविन ग्रीव्स, दोनों को साथ में देखते हैं, एडविन ग्रीव्स है, और एक कौन है, एक का नाम है आपका FEE के, FEK ने फेंका है, FEK ने हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फेंका है, हिस्ट्री में गप हुआ है। एडविन ग्रिप्स क्या लिखते हैं, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऑफ क्या है, हिंदी लिटरेचर, लिटरेचर, ठीक है साहब लिख दिया। और बताओ, इसने FEK ने क्या लिखा, FEK ने लिखा द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑफ हिंदी लिटरेचर, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये नाम बताओ, एक मैंने इंद्रनाथ मदान का बताया था कल आपको, इंद्रनाथ मदान, कौन सा मदान का बताया था, याद कीजिए आप, कौन सा बताया था। अब इनकी बात करते हैं पहले। ग्रिप्स जो है गिर गया होगा, ग्रिप्स गिरा होगा, सक्रेच लग गए होंगे, ग्रिप्स गिरा तो उसे क्या लग गए होंगे, ग्रिप्स गिरा तो सक्रेच लग गए होंगे, सक्रेच लग गए होंगे गिरने पर, ग्रिप्स के गिरने पर सक्रेच लगे होंगे। FEK फेंका, FEK फेंकता बहुत है, FEK फेंकता बहुत है, और फेंकी तो हिस्ट्री में जाती है, फेंकी तो हिस्ट्री में जाती है, मतलब गब किस में लगती है, हिस्ट्री में, तो फेंकी तो हिस्ट्री में जाती है। आगे कौन सा आता है, आगे आता है नामवर सिंह। नामवर सिंह के बारे में आपको 4-5 रचनाएं पता लग जानी चाहिए, यहीं पर ही काम का बंदा है, आगे काम बहुत आएगा। तो नामवर सिंह क्या लिखते हैं, नामवर सिंह ने लिखा एक मैं कहूंगा हिंदी साहित्य और आलोचना, हिंदी साहित्य और आलोचना, पहले लिख देता हूं फिर याद करते हैं, हिंदी साहित्य और आलोचना। और अगला क्या है, इतिहास और आलोचना। एक ग्रंथ है, कौन सा है, इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना। और बताइए, एक है इनका दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए, याद रखना ये शब्द यही है, क्या, नए प्रतिमान, नई नहीं है, नए प्रतिमान। और एक है बकलम खुद, क्या है, बकलम खुद। ये ग्रंथ इतने 4-5 इसीलिए बता रहा हूं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4-5, ताकि 3-4-5 ग्रंथ पता हो लग जाए, आगे समस्याएं ना आए, ये इतने हमें याद होने लग जाए, साथ साथ दोबारा आने पर हम हमारे रिवाइज मोड में आते रहे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं इनको। इसलिए मैं कहूंगा नामवर सिंह का नाम था, एक इधर हिंदी साहित्य का नाम था, एक आलोचना थी, एक नाम साहित्य का, एक नाम आलोचना का, एक नाम इतिहास का, एक नाम आलोचना का, दो नाम थे। इसलिए नाम दूसरा था या पहला था, नाम तो दूसरा ही होगा, नामवर सिंह का दूसरा नाम था, तो दूसरी परंपरा की खोज थी। नया नाम था, दूसरा नाम था नए प्रतिमान, नया नाम नए प्रतिमान। नामवर सिंह का नया नाम मतलब नया नाम नए प्रतिमान, दूसरा नाम दूसरी परंपरा की खोज, दो नाम इतिहास आलोचना, साहित्य आलोचना, दो नाम नामवर सिंह के नाम। ये दो नाम बकता था खुद नामवर सिंह, अपने मुंह से बकता था, बकलम खुद लिख दिया, बकलम खुद लिख दिया। तो ये रचनाएं 5 मैंने लिखी है, कितनी लिखी है, 5 रचनाएं मैंने किसकी लिख दिया है, नामवर सिंह की लिखी है मित्रों। तो आपको ये रचनाएं पता होनी चाहिए साहब।